नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सहआचार्य इतिहास। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के भाग 1 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आर्थिक व्यवस्था के कुछ प्रमुख पक्षों जैसे कृषि, भूमि, वन, शिल्पकला आदि के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। आज हम इसी आर्थिक व्यवस्था की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्यापारिक श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, जिसका उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये व्यापारिक श्रेणियाँ जिनका उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है, यह मौर्य काल तक आते आते अधिक विकसित तथा शक्ति संपन्न हो गई थी। श्रेणियों से अभिप्राय यह है कि एक व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वो एक ही स्थान पर निवास किया करते थे और अपना एक संगठन बना लेते थे और उस संगठन के द्वारा व्यापार के अपने नियम कायदे बनाए जाते थे। इस प्रकार के और उसका पालन करना सभी सदस्यों को अनिवार्य होता था। इस प्रकार से एक व्यापार को नियंत्रित और नियमित करने का प्रयास व्यापारिक श्रेणियों के द्वारा किया जा रहा था, जिसका उद्भव हमने देखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और मौर्य काल तक आते आते ये विकसित और शक्ति संपन्न हो गई थी। जैसा कि अभी मैंने बताया, श्रेणियाँ अपने आंतरिक नियम कानून बनाने तथा सदस्यों पर लागू करने की दृष्टि से स्वतंत्र होती थी और श्रेणियों के कार्यप्रणाली में या नियम कायदे में सामान्यतः राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मजदूरी का निर्धारण, वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखना तथा नई पीढ़ियों को प्रशिक्षण देना जैसे कार्य भी मौर्य काल में श्रेणियों के द्वारा संपादित किए जा रहे थे। पैतृक पेशा अपनाने की परंपरा, यानी जो खानदानी पेशा चला आ रहा है उसी को आगे निरंतर रूप में आगे बढ़ाने की परंपरा और उद्योगों के स्थानीयकरण, यानी एक प्रकार के उद्योग या एक प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक ही स्थान पर केंद्रित रूप में रहना श्रेणियों को शक्तिशाली बनाने का विशेष कारण रहा था। इसके कारण से श्रेणियां शक्तिशाली हो रही थी। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से देखें तो मौर्य काल वह काल था जिसमें व्यापार और वाणिज्य का तीव्र गति से प्रसार हुआ। व्यापार और वाणिज्य बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। इसका व्यापार को यदि हम देखें तो आंतरिक और विदेशी व्यापार 2 भागों में इसे बांटना संभव है। मेगास्थनीज ने तो ये भी बताया है कि मार्ग निर्माण, यानी जो नए नए मार्ग बनाए जाते थे या पुराने मार्गों की मरम्मत की जाती थी, उनका देखरेख करने वाला एक अधिकारी भी मौर्य काल में नियुक्त किया गया था। उस अधिकारी का नाम एग्रोनोमोई था। यह आपको ध्यान रखना है कि मार्ग निर्माण से संबंधित विशेष अधिकारी को एग्रोनोमोई नाम से मौर्य काल में जाना जाता था। कुछ व्यापारिक मार्गों का उल्लेख हमें विशेष रूप से मिलता है जो ये बताता है कि व्यापार और वाणिज्य कितने विकसित स्थिति में पहुंचे हुए थे। बहुत सारे व्यापारिक मार्ग विकसित हो गए थे। कुछ पुराने मार्ग थे, उनको बढ़ाया गया था और उनका विस्तार किया गया था। जैसे उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला को पाटलिपुत्र से मिलाने वाला एक राजमार्ग था,
और मेगास्थनीज के अनुसार इस पूरे राजमार्ग की जो लंबाई थी वो लगभग 3000 मील थी और यह राजमार्ग पाटलिपुत्र से आगे ताम्रलिप्त तक भी जाता था। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक पुराना मार्ग था जो कि श्रावस्ती से गोदावरी नदी के तटवर्ती नगर प्रतिष्ठान तक जाता था। इस मार्ग को भी विस्तारित करके उत्तरी मैसूर तक लाया गया। उत्तर की ओर एक पुराना मार्ग चंपा से बनारस और वहां से यमुना के किनारे किनारे कौशाम्बी तक जाता था। इसी प्रकार एक अन्य मार्ग श्रावस्ती से राजगृह तक जाता था। पश्चिमी तट पर जो समुद्र मार्ग था वो भड़ौच और काठियावाड़ से होकर के लंका तक जाता था। यानी आप देखें, स्थलीय मार्गों के साथ साथ समुद्री मार्ग भी यहाँ पर निर्धारित रूप से समझ में आ रहे हैं या स्पष्ट हो रहे हैं या दृष्टिगत हो रहे हैं। पश्चिमी तट पर समुद्री मार्ग हम देख रहे हैं, भड़ौच और काठियावाड़ होकर लंका तक जा रहा है। इसी प्रकार सोपारा पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह का भी उल्लेख मिलता है। पूर्व में जहाज से ताम्रलिप्त से अनेक बंदरगाह प्राप्त करके लंका तक जाते थे। इसी प्रकार मार्ग में कोई समस्या नहीं हो उसकी बीमा या इंश्योरेंस की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। यानी मार्ग बीमा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से भी एक स्थल मार्ग था जो तक्षशिला से लेकर के काबुल, बैक्ट्रिया और वहाँ से पश्चिमी देशों तक जा रहा था। इस प्रकार से देशी मार्ग की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पर कुछ विदेशी मार्ग भी उपस्थित थे। अब प्रश्न यह बनता है कि आयात और निर्यात किन वस्तुओं का होता था? कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो भारतीय क्षेत्रों से विदेशों को निर्यात की जाती थी और किन वस्तुओं को यहाँ पर आयात किया जाता था, यानी विदेशों से भारत में मंगाया जाता था? तो उत्तरी भारत में देखा जाए तो उत्तरी भारत में प्रमुख रूप से जो उत्पाद थे वो थे कंबल, सूती वस्त्र, लोहे का सामान तथा चमड़ा था। और दक्षिणी भारत में जो निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थी उनमें कीमती पत्थर हैं, मूंगा, मोती, हीरा, गरम मसाला तथा सोना। यानी ये दक्षिणी भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं। और भारत में जिन वस्तुओं का आयात किया जाता था उसमें प्रमुख वस्तुएं घोड़े, सोना तथा लिनन था। इन तीन वस्तुओं की डिमांड या मांग भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा थी। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। यानी जो व्यापार का संतुलन था उसमें भारत का या भारतीय वस्तुओं के हिसाब से भारतीय पक्ष का पलड़ा ज़्यादा भारी था। राज्य का कठोर नियंत्रण भी व्यापार और वाणिज्य में देखने में आता है। जैसे माप और तौल की जो इकाइयाँ होती थी उसका हर चौथे महीने में राजकीय कर्मचारी द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाता था। यहाँ तक कि लाभ की दर भी निश्चित थी। ऐसा नहीं है कि किसी भी वस्तु पर मनमाना लाभ प्राप्त किया जा सके। लाभ की दर राज्य के द्वारा निर्धारित कर दी गई थी। जो कर की दर थी वो देशी वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। ये राज्य के द्वारा निर्धारित बिक्री कर था जिसमें देशी वस्तुओं पर 4% और आयातित जो विदेशी वस्तुएं हैं उन पर 10% की दर से बिक्री कर वसूला जाता था। ब्याज की दर 15 से 60% थी।
ब्याज की दर अत्यधिक थी और जो समुद्री यात्राएं करने के लिए या विदेशी व्यापार करने के लिए ब्याज पर पैसा लिया जाता था, उसकी दर, क्योंकि वो असुरक्षित यात्राएं होती थी, इसलिए 60% तक उस पर ब्याज वसूले जाने का प्रावधान था। धन्यवाद।